ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग के लिए बेटा मैं हिस्ट्री का एक प्रैक्टिसर लेके आया हूँ। ठीक है, स्पेशली जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया बेटा है मैंने। और आप लोग को ज़्यादा हिस्ट्री इसमें नहीं आती, ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री आपसे नहीं पूछी जाती, तो बेसिक हिस्ट्री पूछी जाती है। एक और दो क्वेश्चन आपके पेपर में रहते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको लिए एक पेपर सेट बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास इसमें लगभग 50 के करीब क्वेश्चन है बच्चा। 50 क्वेश्चन है, आपको मैं रिलेटेड करके बता दूंगा, तो लगभग ये 100 के करीब क्वेश्चन बन जाएगा। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेक्चर या एक लेक्चर और बना दूंगा तो हिस्ट्री का काफ़ी आप लोगों के लिए, जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है आपके पास, ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, डी बनेगा। और अगर आपसे कभी पूछे कि वो जो लोग हैं वो किस धातु से ज़्यादा परिचित थे, तो तांबा से ज़्यादा परिचित थे, कांसे के बारे में उनको नॉलेज थी, इसीलिए आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये बनेगा कि डी, यानी लोहे के बारे में नहीं परिचित थे। और सबसे पहले किस धातु के बारे में जानते थे, वो तांबा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। अगर आपसे कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी बेटा। 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कालीबंगा। इतिहास में कालीबंगा जगह बड़ी फेमस रही है, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था। तो ये जो है आपके पास कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ फेमस है, कहाँ का है, राजस्थान का। चूड़ियों के लिए भी जगह काफी फेमस है, फिरोजपुर और कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बंदरगाह है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो लोथल है बड़ा फेमस है बच्चा। लोथल जो आपका गुजरात में पड़ता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है। तो ये आपने नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर किसके बने होते थे। तो इनके जो घर थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। ठीक है, किसके बने होते थे, पक्की ईंटों के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है। तो जो सबसे पुराना वेद है आपका वो ऋग्वेद है। कौन सा वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में अगर मंडल की बात करें तो 10 मंडल है, 1024 से ज्यादा इसमें श्लोक है। ठीक है, तो अगर आप इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाना चाहो तो वेद है, जो वेद, वेद के रचयिता कौन है, वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास है। वेदों के रचयिता कौन है बेटा, महर्षि वेद व्यास है। अगर मैं ऑप्शन से डिस्कस करूं, सामवेद, जो सामवेद है इसका संबंध संगीत से है। तो कई बार आता है संगीत से कौन सा वेद जुड़ा है, सामवेद का संबंध किससे है, संगीत से। यजुर्वेद, यजुर्वेद ऐसा बेटा ये किससे जुड़ा है, कर्म कांड से जुड़ा है। कर्म कांड से जुड़ा वेद है ये, कर्म कांड से जुड़ा वेद है। कौन सा आपका, यज्ञ वेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद आपका काला जादू, ठीक है, काला जादू आदि से जुड़ा है। कौन सा आपका, अथर्ववेद। तो इस तरह से वेदों की संख्या कितनी है, 4। उनमें से जो सबसे प्राचीन वेद है वो आपका कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। तो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री को समर्पित है। अगर ऑप्शन में सावित्री नहीं हुआ तो सूर्य देव को समर्पित है, ये भी ऑप्शन में मिल सकता है। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ठीक है, जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उसके तीसरे मंडल से क्या लिया गया है, गायत्री मंत्र लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए। तो पहले तीर्थकर इसके थे बता, पार्श्वदेव। ठीक है, कौन थे, सॉरी
ये तो 23वीं है बेटा, ये नहीं है, ऋषभ देव रहेगी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। और इसके कई बार 24वें तीर्थकर पूछे जाते हैं, अंतिम तीर्थकर, जो अंतिम तीर्थकर है वो महावीर स्वामी है बेटा, महावीर स्वामी। अंतिम तीर्थकर जो हुए इसके वो कौन हुए, महावीर स्वामी। ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन हुए, आपका राइट आंसर रहेगा महावीर स्वामी। और कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका 540 में, इनका जन्म कब हुआ था बेटा, 540 में हुआ था, कुंडलग्राम, कुंडलग्राम या वैशाली बोल सकते हैं आप, वहां पे इनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का अंतिम तीर्थकर हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अजंता की गुफाओं में किसकी कला पाई गई है। तो जो अजंता की गुफाएं, मैं बता देता हूँ, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये सारी की सारी गुफाएं कहाँ आपकी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो जो आपकी अजंता की गुफा है ये बौद्ध धर्म से जुड़ी है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बौद्ध धर्म। आपको मैंने ये बता दिया, नोट कर दीजिएगा आप अलग से इसको। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं। अगर ये पेपर में कोई भी आ गया इनमें से तो ध्यान दीजिएगा, कहाँ पड़ती है आपकी, महाराष्ट्र में पड़ती है, औरंगाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। देखिए गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश है वो दिया था बेटा सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, डियर पार्क में। कहाँ दिया था, डियर पार्क में दिया था। और ये दिया था बेटा पाली भाषा में। किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में ये उपदेश इन्होंने दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे कोई पूछे गौतम बुद्ध को ही महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 563 BC में जन्मे थे ये, ठीक है। अगर पूछे कहाँ जन्मे थे, लुम्बिनी, कहाँ जन्मे थे बेटा, लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। या कपिल वस्तु भी बोल सकते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ। कहाँ दिया था, सारनाथ। और इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया। बोध गया कहाँ पे, बिहार में। तो ये इनके क्वेश्चन बन सकते हैं। और इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, एशिया का प्रकाश बोलते हैं, एशिया का प्रकाश कहा जाता है किसको, महात्मा बुद्ध को। गौतम बुद्ध भी इन्हीं का नाम है। गौतम इनका क्या था, गौतम इनका जैसे होते नहीं हमारे गोत्र, गोत्र था, तो गोत्र की वजह से ये फेमस हुए थे। फिर गौतम बुद्ध इनको तब बोला गया था, ठीक है। इनके पुत्र का नाम राहुल था और इनका खुद का नाम क्या था बचपन का, सिद्धार्थ था। कई बार ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और जितने भी बौद्ध धर्म की जो भाषा रही है वो कौन सी रही बच्चा, पाली भाषा रही है, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन नोट कर दीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, नेपाल में, या कपिल वस्तु मिल सकता है ऑप्शन में। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था पाली भाषा में। बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है, उर्वेला वृक्ष के नीचे। और एशिया का प्रकाश इन्हें कहा जाता है किसको, महात्मा बुद्ध को। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन हमारा फिलहाल क्या था कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बहुत फेमस है इंडिया का, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में आता है। ये कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित हुआ था। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया कि जो अगर आपसे पूछे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त वंश में एक राजा हुआ कुमार गुप्त। अच्छा, यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन है कि इसकी क्या विशेषता है, तो ध्यान देना बेटा, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि इंडिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, बौद्ध धर्म से जुड़ा है। और ये जो विद्यालय कहाँ पे पड़ता है, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय का है आपका बिहार में, नोट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है सबसे पुराना राजवंश, सबसे पुराना राजवंश बताइए। तो सबसे पुराना राजवंश में अगर आप बात करें तो मौर्य वंश है। मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश माना जाता है। 322 में इसकी स्थापना हुई थी बेटा, 322 में, ठीक है, मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, अच्छा किसने की थी, किसने की थी, तो आपको पता होगा मौर्य वंश की जो स्थापना है
चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसकी स्थापना और कब हुई थी बेटा? 322 बीसी में। क्लियर है? इसी में आगे राजा हुए, फिर आपको पता अशोक हुआ, बिंबिसार हुआ, बिंदुसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 बीसी में लड़ा गया था अशोक के द्वारा। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था बेटा? अशोक ने। अगर आपसे कभी रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जाए कि अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 269 बीसी में। ठीक है, 269 बीसी में अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था। हालांकि 273 पे इनको राज्य गद्दी पे बिठाने की बात हुई थी, पर उसके बीच फिर आपसी विवाद हुआ, इनके बीच लड़ाइयाँ हुई। तो जिसकी वजह से इनका जो राज्य अभिषेक वो कब हुआ? 269 में। और उसके बाद उन्होंने एक युद्ध लड़ा जो बड़ा फेमस युद्ध हुआ 261 में। युद्ध का नाम क्या था? कलिंग युद्ध लड़ा गया था। और कई बार इसको ये भी पूछ लेते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म को अपनाया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था बेटा। कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। और इतना प्रचार किया था कि इन्होंने फिर अपने जो बेटा और बेटी है संघमित्रा और महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका तक भी भेजा था। ठीक है, तो यानी अगर आपसे पूछे अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। और किस गुरु से ली थी इन्होंने दीक्षा? तो उपगुप्त नामक एक गुरु हुए। उपगुप्त नामक एक गुरु हुए जिनसे इन्होंने क्या ली थी? शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्यभट्ट किसका समकालीन था? तो आर्यभट्ट बेटा गुप्त वंश में यानी गुप्त काल में, गुप्त का क्या रहा? ये समकालीन था। किस शासक की उपलब्धि को इलाहाबाद के स्तंभ में भी उत्कृष्ट किया गया है? तो जो आपका समुद्रगुप्त है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? समुद्रगुप्त। और आपको मैं बता देता हूं आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को नोट कर दीजिएगा। और इसका जो ये नाम दिया था भारत का नेपोलियन, वो दिया था विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है फायान जो कि एक चीनी यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आए थे बच्चा चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर इन्हीं का नाम क्या था? विक्रम आदित्य। इनके शासनकाल में कौन आया था? पहला चीनी यात्री आया था, नाम था उसका फायान। और कई किताबों में इसका जिक्र है। 399 में आया था बेटा। कब आया था? 399 में आया था। लगभग 15 वर्ष के करीब वो यहाँ रहा था। इसने काफी किताबें भी लिखी, जिनमें से एक किताब फोको की, अगर आपने पढ़ी होगी फोको की, इनकी बड़ी फेमस किताब रही फायान की, चीनी यात्री पहला। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन मैंने अभी भी जिक्र किया था, समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 18, किस वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं? तो भारत में किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहते हैं? अगर ये पेपर में आए तो गुप्त काल को बोलते हैं, क्योंकि गुप्त काल में जो कला का बहुत ज्यादा विकास हुआ, साहित्य का बहुत ज्यादा विकास हुआ, ठीक है, साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में काफी विकास हुआ गुप्त काल में, इसीलिए भारत में इसे क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाणभट्ट, क्वेश्चन नंबर 19, बाणभट्ट किस राजा का दरबारी विद्वान हुआ? तो बाणभट्ट जो थे, बाणभट्ट हुए थे आपके पास हर्षवर्धन। इनका है 600 सेंचुरी में, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में। कब हुआ था? हर्षवर्धन के समकालीन हुए। कौन? आपके बाणभट्ट। ठीक है, कादम्बरी बड़ी फेमस किताब है, मैंने आपका जिक्र कहीं किया था इस किताब का। कादम्बरी जो किताब है इन्हीं की लिखी गई है। किसकी है? बाणभट्ट की। ठीक है, नेक्स्ट है कोणार्क। कोणार्क में सूर्य देव का मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है। कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं, सूर्य देव मंदिर भी बोलते हैं इसको। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था नरसिंह प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? नरसिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और ये कई बार एग्जाम में आया है कि कोणार्क मंदिर कहाँ पड़ता है? पूरी उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है बेटा? पूरी उड़ीसा में पड़ता है आपका कौन सा मंदिर? कोणार्क मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर दीजिएगा। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से भी ये फेमस है। कौन सा मंदिर आपका? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, अच्छा, जब आप उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो उड़ीसा में एक और मंदिर याद करिएगा, सेम जगह यहीं पर है, जगन्नाथ मंदिर। क्या नाम है? जगन्नाथ मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट,
कि भारत में जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो यही आपका आंसर रहेगा पुरी, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये अभी बात फिलहाल किसकी हुई, कोणार्क मंदिर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन क्षेत्र का युग्म गलत है? इसमें से मतलब आपको बताना कि कौन से का गलत है। इतने इस लेवल का क्वेश्चन चलो आपके पास नहीं रहता, इतना नहीं पूछा जाता अग्निवीर में। तो चालुक्य, बादामी, कल्याणी, वेंगी कहा गया है। पांडे को मधुरे, ये क्षेत्र सही है इनका। चौल का दक्षिण भारत रहे थे। पल्लव उड़ीसा में रहे थे। पल्लव का ये आपका इसमें क्या होगा बेटा, गलत होगा। पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अग्निवीर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चोलों ने किया था बेटा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, चोल राजाओं ने कराया था। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किस राजवंश ने चलाए थे? तो ये चलाए थे कुषाण के द्वारा, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे। नोट कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो शासक था बेटा, ये अफगानिस्तान का था। और सबको पता होगा मोहम्मद गौरी ने युद्ध लड़ा थे, बड़े फेमस लड़े थे। तराइन का पहला युद्ध 1191 और तराइन का दूसरा युद्ध 1192। तो जब मोहम्मद गौरी का जिक्र होगा तो आपने क्या करना, 1191 और 1192 के युद्ध नोट कर लेना। इन्होंने, मोहम्मद गौरी ने युद्ध लड़ा था किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। 1191 का, जिसको तराइन का पहला युद्ध कहते हैं, तराइन का पहला युद्ध। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। फिर दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो मोहम्मद गौरी ने दो युद्ध लड़े थे, तराइन का पहला युद्ध 1191 और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। और मोहम्मद गौरी का जो मेन उद्देश्य था वो था भारत में इस्लाम धर्म का फैलाना। इस्लाम धर्म को फैलाना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, जबकि इससे पहले जो आया था बेटा, मोहम्मद गौरी से पहले मोहम्मद गजनवी आया था, जिसने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। और मोस्टली जो आक्रमण किए थे वो मंदिरों के ऊपर किए थे। किसने? मोहम्मद गजनवी ने किया था, जिसमें एक बड़ा फेमस मंदिर लूटा था उसने इंडिया का, वो था आपने सोमनाथ मंदिर, सुना होगा, कई बार आता भी है। सोमनाथ मंदिर कब लूटा गया? सोमनाथ, ठीक है, सोमनाथ मंदिर 1025 में, जो कि सबसे बड़ी लूट थी किसकी? मोहम्मद गजनवी की। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पहला मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? तो पहला मुस्लिम जिसने अटैक किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था इसका? मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत पे पहली बार अटैक किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में, 1206 में इसने क्या था, गुलाम वंश की स्थापना की थी। नोट कर देना, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जब भी जिक्र होगा तो इसका एक और क्वेश्चन भी बनता है कि लाख बख्श के नाम से किसे जानते हैं? लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श के नाम से कौन फेमस है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने ही कुतुब मीनार का कार्य भी शुरू किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पर ध्यान देना, कुतुब मीनार का कार्य शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, पर इसका कार्य जो संपन्न है वो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नरोज का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये जो आपका इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो काफी इंपॉर्टेंट है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1556 में बेटा दूसरी लड़ाई हुई थी, हमने पहले भी पढ़ा था। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो 1582 में जो दीन इलाही धर्म है वो अकबर ने चलाया था। इसका राइट आंसर है बच्चा अकबर। और अकबर ने जजिया कर भी समाप्त किया था। कई बार ये भी क्वेश्चन आता कि जजिया कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई थी? तो शाहजहां। इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है। अच्छा, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाई थी?
तो दिल्ली से आगरा, अच्छा इसमें से सिकंदर लोधी ने भी बनाई थी, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है बच्चा सी। और शाहजहां ने भी बनाई थी, ठीक है, तो इसमें शाहजहां का जिक्र नहीं किया गया है। बाबर नामा जो कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो भाषा बच्चा है तुर्की है, ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर नामा। और ये किसकी किताब है? बाबर की आत्मकथा है। जबकि एक बड़ी फेमस किताब है अकबर की, आईने अकबरी। तो अगर बच्चा आईने अकबरी आपसे पेपर में पूछे कि आईने अकबरी किसकी किताब है, तो ये अबुल फजल की है। आईने अकबरी किताब किसकी है? अबुल फजल की, जो कि अकबर के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। और कई बार ऐसे भी आता है कि भाई मुगल वंश का कौन सा राजा अनपढ़ था, तो अगर ये पेपर में आता है तो अकबर कर लेना आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जीटी रोड, ग्रांड टैंक रोड का निर्माण किसने किया था? तो जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था बेटा। किसने किया था? शेरशाह सूरी, राइट आंसर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इंडिया के जो पहले वायसराय है वो थे बेटा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय हुआ, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, उसके बाद किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा? बाल गंगाधर तिलक का ये स्लोगन था, बड़ा फेमस था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। असहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित करने का कारण क्या था? देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और ये खत्म हुआ था बेटा 22 में। इसके पीछे एक घटना हुई थी, चोरा चोरी घटना हुई थी, हत्याकांड हुआ था, तो इसकी वजह से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापिस लेना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 36 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है कि किस दिन को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाते हैं? तो जो पूर्ण स्वराज के रूप में मनाते थे बेटा वो हम कौन सा है? वो है 26 जनवरी। 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाते थे? पूर्ण स्वराज के रूप में मनाते थे। और बाद में मैंने बोला था कि भारत का संविधान लागू 26 जनवरी को इसीलिए कर दिया गया था क्योंकि हम इस दिन को पहले से मनाते थे। पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में हुआ था, दूसरा भी लंदन में हुआ था, तीसरा भी लंदन में हुआ था। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे बेटा, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जुड़े हैं किससे? तो ये विधवा विवाह से थे। किससे जुड़े थे? विधवा पुनर्विवाह से जुड़े थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पे उस समय जो जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। तो आप नोट कर सकते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले की सिफारिश में किसने की थी? विलियम बेंटिक ने की थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का राजा हुआ, ठीक है। इसको मैसूर का शेर भी कहते हैं। मैसूर का शेर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है? 41 में बोला है कि 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी बेटा बेलगांव। कौन सा था ये? बेलगांव का अधिवेशन हुआ था जहां पर इन्होंने अध्यक्षता की थी। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था? कई बार एग्जाम में आ चुका है। सती प्रथा का अंत हुआ था, इसमें मैन कंट्रीब्यूशन रहा था राजा राम मोहन राय का। और सती प्रथा का अंत 1929 में हुआ था बेटा। ये था 1929 में। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कई बार इसमें गवर्नर जनरल का नाम भी आता है कि भाई किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किसका प्रयास रहा था? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय का एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। नोट कर लेना, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि का प्रवर्तक कौन था? तो सहायक संधि का था ये लॉर्ड बेलेजली हुई। कौन था? लॉर्ड बेलेजली। गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? तो गदर पार्टी का प्रमुख नेता था लाला हरदयाल। और इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हरदयाल ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लॉर्ड हेडिंग के द्वारा कब स्थानित की गई थी? देखिए इसमें कंट्रोवर्सी रहती है वैसे इस क्वेश्चन में। 1911 में तय किया गया था कि भाई राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट होगी। और वैसे ऑफिशियली शिफ्ट कब हुई थी? 1912 में, ठीक है। घोषणा 11 में हुई थी और स्थानांतरण कब हुई थी बेटा? 1912 में। क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कब किया था?
असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। एग्जैक्ट डेट इसकी 9 अगस्त है, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो कई बार पेपरों में ही अगस्त क्रांति के नाम से आया है कि अगस्त क्रांति किसे कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को कहते हैं। 9 अगस्त 1942 को 42 को ये शुरू हुआ था और इसमें एक स्लोगन दिया था महात्मा गांधी ने, कौन सा, भारत छोड़ो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 47 बोला है कि काकोरी डकैती घटना हुई थी, उसका एक प्रमुख नायक था, तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस मुस्लिम अधिवेशन में रखी थी। तो ये जो अधिवेशन था ये था लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन। 1940 में मांग रखी थी किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कहा, लाहौर अधिवेशन में। और पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल भी कौन रहा आपका, मोहम्मद अली जिन्ना था। ठीक है, इस तरह से इनको याद रखना। कायदे आजम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बोलते हैं, कायदे आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। स्वराज पार्टी जो बनी थी वो बनी थी 1923 में। मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। स्वराज पार्टी का गठन कब किया था, 1923 में मोतीलाल नेहरू ने। एंड लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो दीन बंधु के नाम से CF हंडूज को जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच्चे एक गलती करते हैं, CR दास भी करके आते हैं कई बार। ध्यान देना, CR दास को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं दीन बंधु, ये वो है देश बंधु। देश बंधु चित्तरंजन दास है और ये क्या है, दीन बंधु। तो ये कौन है आपके, CF हंडूज है। बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। ऑप्शन में अगर डिस्कस करें, लाला लाजपत राय का क्वेश्चन आ सकता है कि साइमन कमीशन वापिस जाओ, ये स्लोगन किसका है, लाला लाजपत राय का था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, अगर ये पेपर में आए तो 1927 में गठन हुआ था साइमन कमीशन का। और भारत साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था। ठीक है। तो इनकी मृत्यु भी हुई थी लाठीचार्ज में, साइमन कमीशन का विरोध करते ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। अगला डी ऑप्शन है भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में सब बच्चे जानते हैं। इनकी जो इनको फांसी दी गई थी कब है, 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको क्या दी गई थी बेटा, फांसी दी गई थी। इसीलिए आज भी 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस भी मनाते हैं 23 मार्च को। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके पास जो कि हिस्ट्री के थे बच्चा, इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन थे। मैं एक लेक्चर और अपलोड करूंगा आपके पास, थोड़ा बेसिक हिस्ट्री का। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर दीजिएगा।